तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी है, जबकि पंजाब में सभी 117 सीटों पर मतदान हो रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त की ये, अब 12 बज चुके हैं, लेकिन 11 बजे तक का जो आंकड़ा आया है, उत्तर प्रदेश में 21% मतदान हो चुका है। और इसमें खास बात ये कि सबसे ज्यादा मतदान दरअसल बुंदेलखंड में होता दिख रहा है, जो पिछड़ा इलाका है, गांव देहात का इलाका, वहां सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है। 26% ललितपुर, 23% हमीरपुर, 23% महोबा और झांसी में 19%। जैसे ही शहरी इलाका आया वहां उत्साह अभी कम है, मध्यम है वोटिंग की रफ्तार। यही हाल हमें कानपुर देहात में भी देखने को, कानपुर नगर में भी देखने को मिल रहा है। 17% मतदान, औरैया में 19%, जबकि फिरोजाबाद और एटा में अच्छा खासा उत्साह दिख रहा है, 24% मतदान है। हाथरस में 23%। जबकि पंजाब की बात करें, पंजाब में अभी तक 18% मतदान हुआ है 11 बजे तक। यहां ध्यान यह रखना होगा कि पंजाब में वोटिंग शुरू हुई 8 बजे और उत्तर प्रदेश में वोटिंग शुरू हो गई थी 7 बजे। और यहां पर बठिंडा में 21%, मनसा में 20%, पटियाला में 20%, संगरूर 20%, तरन तारन ये माझा का इलाका है, वहां पर अभी 16% ही। तो थोड़ा तरन तारन में सबसे कम, मोगा में भी, ये शहरी इलाका है, जालंधर में तो 14%, पठानकोट में अभी 12% ही मतदान हुआ है। तो भैया थोड़ा जागो और निकलिए वोट करने के लिए। लेकिन फिर से यूपी पर निगाह डालेंगे, 21% मतदान, तमाम जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखाई रहे हैं। सैफई में मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हैं, फिरोजाबाद में संजीव त्रिवेदी, कानपुर में मानस श्रीवास्तव, कन्नौज में अशोक तिवारी, झांसी में प्रशांत देव हैं। इसके अलावा ऋषिकेश, हाथरस में है और एटा में विमल कौशिक मेरे साथ बने हुए हैं। तो प्रभाकर, आज सबसे बड़ी सीट आपने पकड़ ली है, तो हर बार टॉप ऑफ द आवर आपके पास ही आना पड़ेगा। और अब तो पूरे मुलायम सिंह यादव के परिवार ने वोट कर दिया है। आपने रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव से बात की, अभी कुछ देर पहले हमने तस्वीरें देखी, अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ आए वोट डालने के लिए। और वहां पर उनसे बाकायदा सवाल भी पूछा गया, ये आतंकवाद भी एंट्री मार रहा है कि जी एक आतंकी जिसे फांसी की सजा सुनाई गई, उसके पिता के साथ आपकी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो क्या कुछ बोले अखिलेश? इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। इस उत्तर प्रदेश का किसान माफ नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगा। पहले 2 चरणों में शतक लग चुका है और जिस तरीके से शतक लगा है, इस चरण में भी सबसे आगे समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। पहले संजीव के पास चलते हैं। संजीव, फिरोजाबाद में हमने लगभग 2 घंटे पहले जो बात की थी, क्या कुछ बदला है? कुछ उत्साह दिखा लोगों में? और मुद्दों की जो चर्चा थी, जो हम कर रहे थे, क्या उसमें भी कुछ बदलाव आया है? देखिए संदीप, यही समझने के लिए हमने एक दूसरा इलाका चुना, और ये खास तौर पर चूंकि फिरोजाबाद है, तो जहां चूड़ियां। संजीव, 1 मिनट रोक रहा हूं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं। टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग को लेकर के डिफेंस में लेके गए थे, नहीं के लेके गए थे, तो इसका मतलब क्या निकाले हम? और फिर देश के बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा लेकर बैंकों के भागे, उनकी तस्वीर किसके साथ है? वो कहते हैं कि रिपेयर हो रहा है। देखिए, ये भाषा इसलिए बदली है कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा। आज जब मैं अखबार उठा करके देखा हूं, वैसे तो बाबाओं के नाम बड़े अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। अयोध्या में जाओ तो कोई दूसरे बाबा मिल जाएंगे, आप मथुरा वृंदावन में जाओगे तो बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं। आज एक प्रतिष्ठित अखबार ने कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा हैं। बताओ,
एक देश का और प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार योगी बाबा न कह करके उन्हें बुलडोजर बाबा कह रहा है, तो इस पर उन्हें तकलीफ होनी चाहिए कि खुशी होनी चाहिए? और बुलडोजर अगर मेंटेनेंस पे है तो मेंटेनेंस के बाद ठीक होकर के आएगा, तो क्या मंत्री पुत्र जिसने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई थी, क्या बुलडोजर उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? बुलडोजर लखीमपुर जाएगा कि नहीं जाएगा? और एक माफिया क्रिकेट खेल रहे थे, इनाम उन पर 25,000 है, क्या वही बुलडोजर उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? और फिर आप पता करिए, पहले मुख्यमंत्री होंगे जो जेल में जाकर के कॉफी, चाय, ड्राई फ्रूट, नाश्ता माफियाओं के साथ किए और 3 घंटे गुजारे उन्होंने बनारस जेल में। क्या माफियाओं के साथ 3 घंटे गुजारे कि नहीं गुजारे, ये बताओ आप। किससे मिलने गए थे आप, इसका खुलासा ये नहीं मुझे जानकारी नहीं है। अगर मुझे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिल जाए तो शायद मैं बता सकूंगा कि किसके साथ 3 घंटे उन्होंने गुजारे थे, चाय, नाश्ता, ड्राई फ्रूट खिलाए थे। और मैं एक एक पत्रकार को जानता हूं, उनके चेहरे से पढ़ सकता हूं, आपको पता है लेकिन आप बताओगे नहीं। सर, आप बुलडोजर की बात करते हैं, भाजपा सरकार में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां बुलडोजर नहीं पहुंच पाया। सरकार में आने के बाद क्या अखिलेश यादव उस बुलडोजर को उधर देखिए, ये चुनाव इसलिए है कि प्रदेश कानून से चले, नियमों से चले, संस्थाएं मजबूत हों। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि संस्थाएं मजबूत हों, संस्थाएं अच्छी हों। हम संस्थाओं को हटाकर के कोई नया राज नहीं ला सकते, क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा ये उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव के बाद लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का चुनाव है। सर, पेंशन बहाली और इनके झूठे लोगों को सोचो, बेंगलोर तो लखनऊ, सैफई, इटावा से बहुत आगे है। एक बेंगलोर के सांसद आए और एक्सप्रेसवे जैसी चले, उन्होंने बाबा योगी जी को धन्यवाद दिया। बताओ, बेंगलोर से आए और झूठ बोला करके यहाँ पर। सर, तीसरा चरण जो है, तीसरे चरण में पिछली बार कि आपने अपने बूढ़े और बीमार पिता को भी इस लड़ाई में उतार दिया क्योंकि आपको हारने का डर है। देखिए, बीजेपी से आप कंफ्यूज मत होइए। बीजेपी से इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, नेताजी हमारे साथ हैं तो उन्हें तकलीफ है, नेताजी हमसे दूर चले जाएं तो तकलीफ है। तो बीजेपी वाले ये बताएं हमें करना क्या है। बाबा मुख्यमंत्री जी से पूछूं या दिल्ली या बाहर से जो नेता थे उनसे पूछूं कि अगर नेताजी अपने क्षेत्र में जाते हैं, और एक जो नेता होता है, कोई भी नेता हो, वो कितना भी बुजुर्ग हो जाए, शायद वो राजनीति और अपनी जनता को नहीं भूल सकता। मुझे खुशी है इस बात की कि नेताजी जिस क्षेत्र से पढ़े, जहां उन्होंने पढ़ाया, जहां उन्होंने कुश्ती के दाव सीखे, उसी क्षेत्र में एक बार आकर के जनता से अपील की। ये हमारे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है, और हम सभी समाजवादियों के लिए कि नेताजी इतने बड़े नेता जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, वो एक बार समर्थन में उतरे और पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। ये बीजेपी के चक्कर में मत आइए। बीजेपी वाले कभी परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते, क्योंकि खुद का परिवार नहीं है, इसलिए वो किसी भी परिवार वाले का दुख नहीं समझ सकते। पिछली बार सर, आपको अपने गढ़ में पिछली बार बड़ी चुनौती मिली थी। इस बार क्या आपको लग रहा है किसी तरह की चुनौती, और कितनी सीटें आप जीत रहे हैं, आपको लगता है? देखिए, मैं जो आकलन कर सकता हूं और आकलन कर रहा हूं, मैं पहले दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी ने शतक लगा दिया है। ये बढ़त होगी इसमें, और जब तक चौथा राउंड होगा दूसरी सेंचुरी लग जाएगी, और आखिरी तक जब भारत चुनाव जाएगा, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बनारस, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोई, उस समय आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर मक्खी मारने वाला नहीं मिलेगा। सर, जब पेंशन बहाली सेंट्रल का इशू है तो आप कैसे, सरकार कैसे बहाल करें? कौन कह रहा भाई? आप कलकत्ता में देखिए, और जगह देखिए, पुरानी पेंशन बहाल हुई है, और पुरानी पेंशन के लिए बाकायदा हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात की है, और फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो पुराने अधिकारी सरकार में रहे, वित्त विभाग जिन्होंने देखा है, वो उनसे राय लेकर के और कर्मचारियों के साथ बैठक करके ही ये फैसला लिया है। अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या जो चीजें आप तो अखिलेश यादव एक प्रेस वार्ता करते हुए आपको लिए चलता हूं अपने सहयोगी
संजीव त्रिवेदी के पास, फिरोजाबाद में मौजूद हैं। संजीव, में जो हमारी चर्चा बीच में कट गई क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है अखिलेश यादव की, जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे, सुबह 10 बजे भी आप लोगों के बीच में थे। पहले और दूसरे चरण की कंपैरिजन भी मैं आपके जरिए करवाना चाहूंगा। पहले दूसरे चरण में धार्मिक ध्रुवीकरण, वो गर्मी, चर्बी, तमंचा, पलायन, पाकिस्तान, इनकी गूंज बड़ी दिखाई दे रही थी, सुनाई पड़ रही थी। क्या इस तीसरे चरण में मुद्दे कुछ बदले हैं, या वो राष्ट्रवाद की बात या आतंकवाद का जो आरोप अभी लगा रही है बीजेपी, इन ये मुद्दे भी सुनाई पड़ रहे हैं? अगर ये एक्सप्रेस वे न बना रहे हो तो शायद हर से लेकर प्रधानमंत्री। देखिए, पहले, दूसरे और तीसरे चरण के मुद्दों की बात अगर करें, आकलन अगर करें संदीप, तो एक मुद्दा है जो कैरी कर रहा है। बाकी जो गर्मी, चर्बी, ये जो तमाम मुद्दे थे, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुद्दे थे। मैं फिरोजाबाद में हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर इतनी नज़दीक होने के बावजूद यहाँ पर गर्मी, चर्बी वाली बात बहुत ज़्यादा यहाँ सुनाई नहीं पड़ती है। लेकिन एक सवाल है सुरक्षा का। ये सुरक्षा का जो मुद्दा है, और जिसे बार बार हमने, चाहे वो सहारनपुर आखिरी सिरा है उत्तर प्रदेश का, वहाँ भी सुना, या फिर दूसरे इलाकों में, बागपत जैसे इलाकों में भी सुना, और यहाँ फिरोजाबाद में खड़ा हूं तो यहाँ भी वो मुद्दा सुनाई पड़ता है। लेकिन लोगों के क्या मुद्दे हैं? देखिए, सुरक्षा का मुद्दा अपने आप में एहसास दिलाया जाता है तो लोगों को याद पड़ता है कि जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुरक्षा, और सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो रोजी रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सबसे ज्यादा लोगों को छूते हैं, और वोटिंग प्रेफरेंसेस वो डिटरमिन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अमूमन लोग रोजगार के बारे में बात करते हैं। जिस इलाके में इस वक्त मैं खड़ा हूं संदीप, ये जो कतार आप देखिए और इनका प्रोफाइल देखिए आप, तो आपको समझ में आएगा। मैं इस वक्त करबला में हूं। करबला फिरोजाबाद का एक ऐसा इलाका है जहां पर चूड़ियों का काम होता है, और घरों में चूड़ी का काम होता है। घरों में चूड़ी को जोड़ा जाता है। उसको क्या कहते हैं जो जोड़ा जाता है चूड़ी? उसको कहते हैं जुड़ाई। जुड़ाई। और नहीं, एक होता है तुड़ाई, एक होती है जलाई। जलाई, हाँ। एक होती है जुड़ाई, टूटी टूटी सी आती है, उसको जलाई कहते हैं। उसको जलाई कहते हैं। उसको फिर बैठ के औरतें घर में जलाती हैं। उसको जलाई कहते हैं। एक बंडल को तोड़ा बोलते हैं। तोड़ा बोलते हैं, और इसीलिए आपने कहा तुड़ाई। जुड़ाई। अच्छा, वो जोड़ देते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर हो जाती है जुड़ाई। अच्छा, तो कितना मिलता है एक बंडल जोड़ने का? ये एक बंडल का मिलता है कितने? 7 रुपए। 7 रुपए। 7 रुपए। अच्छा, वो भाई कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो ये सब दिमाग में है आपके जब आप वोट देने आए हैं? नहीं सर, ये तो बहुत कम, मतलब मजदूरी तो हमारी बहुत ही कम है यहाँ पे। हाँ हाँ जी। आपको क्या लगता है, मजदूरी सही है यहाँ, मिलता है? मजदूरी साहब सही नहीं है यहाँ की। हाँ, चूड़ियों का काम जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। हाँ, जानते किया हैं। है? किया है। करते हैं घर में, माँ बहनें करती हैं? हमारी माँ जी करती हैं। कितना मिलता है एक? 7 रुपए चूड़ी जलाई का, और 7 रुपए ही थोड़ा जुड़ाई का है। आपको लगता है ज्यादा मिलना चाहिए? ज्यादा मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, ज्यादा मिलना चाहिए या सही है? ज्यादा मिलना चाहिए, कम है पर। कम है? हाँ, बहुत कम है। और आप युवा हैं, रोजगार के और अन्य साधन? अभी तो कुछ नहीं, भी तो यही है बस। तो ये चूड़ियों का जो काम होता है यहाँ पर, और चूड़ियाँ फैक्ट्रियों से बन के आती हैं, टूटी टूटी सी होती हैं, उनको आग में जलाकर जोड़ते हैं। मैंने वो जा करके इन बस्तियों में देखा, और वहाँ पर इनका ये कहना था संदीप की बहुत कम पैसे मिलते हैं। एक पूरा बंडल जिसमें अमूमन करीब 100 से ज़्यादा चूड़ियाँ होती हैं, उनको जोड़ने का 7 रुपए या 10 रुपए मिलता है। ये ज़्यादा मिलना चाहिए। इस तरफ देखिए, यहाँ कुछ पुरुष हैं और इनके मुद्दे क्या हैं, इनसे समझते हैं। क्या मुद्दा है भैया यहाँ जो वोट कर रहे हैं आप? ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत बढ़िया है, और ऐसा पहले सपा सरकार में नहीं था। हाँ। जो बीजेपी सरकार में है। अच्छा, आपको भी लगता है भाई साहब? जी हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है फिरोजाबाद में भी और यूपी में भी। फिरोजाबाद में बहुत बढ़िया चल रहा है। सही चल रहा है, बढ़िया। सही चल रहा है। तो किसको जा रहा है इस बार? पलड़ा किधर है? क्या करते हैं। सही चल रहा है वैसे आप कह रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, इनको देख के बोल रहे हैं या फिर आपके पास? नहीं, आप युवा है, आप बताएं क्या है आपके मुद्दे? नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब देखिए, ये रिएक्शंस जो हैं, क्या कह रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया चला। तो आपके दिमाग में एक लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है जिसके दम पे वोट देना है। रोजगार भी है। पैसे वैसे सब घर में जितने आते थे, लॉकडाउन में जो खराबी हुई थी, सब सही हो गया? सब सही हो गया। हाँ? सब सही हो गया। अच्छा, अब देखिए,
घूमिए आप यहाँ सड़कों पर तो आप पाएंगे रोजगार और बाकी तमाम मुद्दों से ज्यादा बड़ा मुद्दा हो गया है सुरक्षा का। अब किससे सुरक्षा, या फिर पहले क्या इतने असुरक्षित थे? आप जब पूछते हैं तो समझ बहुत कंफ्यूज होकर के जवाब देते हैं लोग। लेकिन ये सवाल ऐसा नहीं है कि केवल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ संदीप। ये जैसा मैंने आपको बताया, पहले और दूसरे चरण में भी सुरक्षा का जो सवाल था, और लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मसला है, हमने बिहार में देखा है नीतीश बाबू ने बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की बात थी उस पर उन्हें एक के बाद एक चांस मिलते चले गए। तो क्या ये एक बहुत बड़ी वजह होने वाली है? और ये मलिन बस्ती का इलाका है, यहाँ अगर इस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद ये शुभ संकेत है। जी, झांसी लिए चलते हैं। झांसी में मेरे सहयोगी प्रशांत देव मौजूद हैं, और झांसी में तो थोड़ा सुस्त है मतदान, लेकिन जो बाकी बुंदेलखंड के इलाके हैं, ललितपुर 26%, हमीरपुर 23%, महोबा 23%, तो ये झांसी में सुस्ती क्यों दिखाई दे रही है? बाकी इलाकों में दरअसल बुंदेलखंड, सभी सीटों की कंपैरिजन की जाए, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा उत्साह दिख रहा है। प्रशांत, कोई खास वजह है इस उत्साह की? देखिए संदीप, जी संदीप, शहर की जो विधानसभा थी वहाँ तो सक्रियता दिखाई दे रही थी सुबह 7 बजे से, लेकिन जैसे ही हम देहात की तरफ आए, बबीना विधानसभा के ये दूसरा मतदान केंद्र है, यहाँ से हम निकले हैं, तो यहाँ पे उतनी हमको सक्रियता नहीं दिखाई। आपने वोट दिया? क्या मुद्दा है इस बार? आप बढ़िया मुद्दा सही है। क्या लग रहा है कि इस बार क्या लोगों के मन में क्या है, किस मुद्दे पे आप वोट डाल रहे हैं? वोट डाल रहे हैं, जैसे सही लगा उसी से वोट डाल रहे हैं। किसका नाम बता? सब सही है या बदलाव है? नहीं, सब सही है। तो ये मतदान थोड़ा सा यहाँ पे उतनी उत्साह यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। पहले थोड़ी देर पहले यहाँ पे भीड़ थी, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जिससे पता चल सके जो मतदाता है यहाँ पे क्या स्थिति है। हाँ जी, ठीक है, अंदर वोटिंग कराना है, ये देखिए। ठीक है। आप कुछ आरोप लगा रहे हैं? हाँ, हम वोट डालने आए तो हम लोगों से कहना है कि देखिए कमल के फूल पे वोट डालिए। भाजपा के एजेंट अंदर बैठे हैं, अंदर गुंडागिरी करा रहे हैं। देखिए ये आप प्रशासन बैठा है यहाँ पे, इस तरह की शिकायत आई, कोई एजेंट है जो बीजेपी को वोट दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की शिकायत हमारे कैमरे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये छोटा सा मतदान केंद्र है, यहाँ पे जो मतदाता हैं जरा एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि क्या विचार। अभी एक मिनट, वोट डालने जा रहे हो? वोट डालने, क्या है मन में विचार? वो मैं अंदर जाके कर दूंगा। नहीं, वो तो ठीक है, बताना नहीं है, लेकिन मुद्दा क्या है? यहाँ झांसी को सब कुछ मिला या कुछ बाकी है? जी, रोजगार पे अगर बोला जाए तो कमी रह गई कहीं ना कहीं, एंड आई बिलीव अगर हम सब सोच समझ के विचार अपने रखते हुए इस चीज को मद्देनजर क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ग्रेजुएशन। आप सर, क्या मुद्दा है इस बार? साइकिल। देखो, हम किसी पार्टी का नाम नहीं जानना चाहते, बस हम ये जानना चाहते हैं कि पब्लिक के मूड में क्या है, विचार। बेरोजगारी है, पब्लिक बेरोजगार है, परेशान है, किसान मिसान बच्चे आए नहीं मिल रहे, सब परेशान है। हम लोग सब साइकिल। तो संदीप, आप सुन रहे हैं यहाँ किस तरीके की फिजा बदली हुई दिखाई दे रही है, जबकि ये पूरा इलाका जो कहा जाता है कि किसी जमाने में बीजेपी का गढ़ था, और पिछली दफा 19 की 19 सीटें जीती, सबका सुपड़ा साफ कर दिया था। 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। जी, तो जहाँ हम जा रहे हैं, तो जो आप सुबह जो आप बात कर रहे थे सोशल इंजीनियरिंग की, या कभी बसपा का दबदबा था, यानी कि बसपा की आवाज अगर सुनाई नहीं दे रही है, तो क्या जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं, वो जो शिफ्टिंग हुई है, क्या वो शिफ्टिंग गठबंधन की तरफ हुई है? 2-3 मतदान केंद्रों पे देखने से यही लगता है कि वो जो है शिफ्टिंग कहीं गठबंधन की तरफ हो रही है, और जो मजबूत किला बीजेपी ने बनाया था 2017 में, उसको बरकरार रखना उसके लिए शायद चुनौती तो फिरोजाबाद से बिल्कुल एक उलट तस्वीर दिख रही है झांसी बुंदेलखंड में। और जो एक ट्रेडिशनल विजडम है कि भाई बीएसपी का जो परंपरागत वोटर है, नाराजगी में उसे वोट ना डाले तो वो कभी समाजवादी को नहीं डालेगा, वो बीजेपी को डालेगा, ऐसा नहीं होता दिख रहा है आपको प्रशांत? जी हाँ, यहाँ पे तो यही लग रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उससे कुछ समझ में आएगा। आपने वोट डाल दिया सर? है क्या है, क्या सोच के डाला? विकास के लिए। नहीं, मतलब झांसी इस बार बदलाव चाहता है या सब ठीक है?
अब ये तो जनता जनार्दन की। हम तो यार, आप क्या चाहते हैं, आपके मुद्दे क्या है? मैं तो कह रहा हूँ विकास के लिए वोट दिए। हाँ माता जी, वोट डाल दिए? क्या है, कुछ सब कुछ ठीक हुआ है? ठीक है। साइकिल तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मामला बदला हुआ लग रहा है। तो जो बात पहले वाली थी 2017 की, कम से कम इस मतदान केंद्र पे वैसी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, कानपुर लिए चलता हूँ। मानस श्रीवास्तव से आसपास कानपुर कैंट में थे और अब वो बिठूर इलाके में पहुंच गए हैं। और ये वो इलाका है जहां बिखरू गांव भी है। विकास दुबे एनकाउंटर ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी। मानस, लगातार सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा, उसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है, उसे बड़ा मुद्दा बना भी रही है बीजेपी। पर जब वो सुरक्षा व्यवस्था की, आतंकियों, मवालियों, गुंडों को ठोकने की बात होती है तो अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी, इनके नामों की चर्चा ज्यादा होती है। पर बिखरू में तो विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ, या मनीष गुप्ता को गोली मारी गई गोरखपुर में। तो कानून व्यवस्था को भी, पहले हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, इस इलाके में किस नजरिए से लोग देख रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो पहले से सुरक्षित हैं तो ठीक है जी, बल्ले बल्ले। जी नहीं, देखिए ये बात सही है संदीप जी की कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और जो सरकार के हक में जाता है उसकी एक बड़ी वजह भी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो सुरक्षित हैं और जो गुंडे बदमाशों का जो गली मोहल्ले में जो जोर दबाव था वो खत्म हुआ है। मैं कैंट में था, अभी मैं बिठूर विधानसभा है। दरअसल ये बिठूर विधानसभा में आपको बता दूं, ये टेक्निकली तो कानपुर नगर का ही हिस्सा है, मतलब कानपुर नगर की जो 10 विधानसभा है उसी विधानसभा में बिठूर आता है। लेकिन ये है ग्रामीण इलाका, ये पूर्णतः गांव का इलाका है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कानपुर देहात था उसको अलग जिला घोषित किया जा चुका है पहले ही। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो शहर का और गांव का फर्क नजर आएगा। शहर में जिस तरीके की कतारें नहीं हमने देखी, अब आप देखेंगे तो गाँव में आपको कतारें नजर आएंगी। मतलब शहरी मतदाताओं से ज्यादा जागरूक ग्रामीण मतदाता है। आप देख रहे हैं एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन महिलाओं की लगी है और ये कतार बहुत लंबी है और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे ये लंबी होती जा रही है। अब हम आते हैं मुद्दों की बात पे कि मुद्दे आखिर है क्या और किस तरीके से गांव में और शहर के लोगों में एक सोच में अंतर आ जाता है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं, उनका परिवेश अलग होता है। शहर का आदमी मेट्रो पा करके खुश है तो गाँव का आदमी नाली खड़ंजे से ही खुश हो जाता है। ये अंतर हमेशा से रहा है। आप लोग वोटर हैं यहाँ के? हाँ। दादा क्या नाम है आपका? भगवान जी। भगवान जी, जब आप वोट डालने गए तो दिमाग में क्या आपके विचार आ रहा था? क्या मुद्दा आपके दिमाग में था कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए? नहीं, मुद्दा ये था कि नहीं, सरकार को वोट जिसको देना हमको देना, सोचा वोट डाला हमने कायदे से। अच्छा, सुरक्षा का मुद्दा आपको प्रभावित करता है क्या? और क्या, जब पहले आपको सुरक्षा नहीं मिलती थी? नहीं, पहले भी मिलती थी सुरक्षा, तो मिलती। ऐसा क्या हुआ कि सुरक्षा आपको लगता है? नहीं, सुरक्षा यहाँ वोट डालने में हमको सुरक्षा मिली। अच्छा, बाकी कोई और मुद्दा, कोई जरूरत आपको जो लगा कि पूरी हो जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं हो पाई? नहीं, पूरी होती रही है बराबर, जरूरतें पूरी होती रही है। मुफ्त राशन मिलता था क्या? हाँ, मुफ्त मिलता था। ये एक बड़ा मुद्दा जैसा संदीप में बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये मुफ्त राशन एक बड़ा मुद्दा। जी क्या नाम है आपका? रणविजय सिंह सेंगर। सेंगर साहब, ये क्या आपको लग रहा है कि जब आप वोट डालने गए थे तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें थी कि ये होता तो हम वोट हमारे दिमाग में राष्ट्रवाद था और योगी जी का जो नेतृत्व है, ईमानदार, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके साथ जो चल रहे हैं। एक तो महिलाएं सुरक्षित इनकी सरकार में, किसानों को भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पहले जो समाजवादी पार्टी गुंडे थानों में बैठते थे, सब जगह जाते थे, वो चीज़ यहाँ बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कानून व्यवस्था का मुद्दा प्रभावित करता है? अच्छा, कुछ और लोग भी ग्रामीण इलाकों में, आप लोग जो वोटर कौन है यहाँ पे, कौन वोट डाल के आया? आप वोट डाल के आए हैं जी? क्या करते हैं आप? जी, मैं दुकान खोला हूँ। दुकान खोला है, कैसा काम धंधा कैसा चल रहा है? अब यही है कि कोरोना के माध्यम से थोड़ा व्यापार वगैरह डाउन हो गया, डाउन हुआ है। हाँ। अच्छा, क्या मुद्दा है दिमाग में आपके लिए? सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज थी जिसको आप वोट डालने के आप सोच रहे होंगे कि ये हमको मिलता है, या कोई सियासी दल हमसे वादा करता कि हम आपको ये दे देंगे? क्या था आपके दिमाग में? दिमाग में क्या था, ये कि भाजपा चल रही है यहाँ पे, योगी जी, और ऐसा हमारे ऐसा क्यों लगा? ऐसा लगा था जो है उनका काम देख के, मान लो गरीब जनता जो है तो इस वजह से संतुष्ट है, महिलाओं वगैरह हैं तो भी संतुष्ट है, उनसे संतुष्ट। तो ये आप देख रहे हैं संजीव जी की लोगों के जो जहन में है वो, जैसे कि आपने भी बिकरू कांड का जिक्र किया, इस तरीके से और भी दूसरे मुद्दे थे यहाँ पर, या दूसरे ऐसे दबंग थे जो इस सरकार में शायद वो कहीं पीछे चलेगा, उनको लगा कि कहीं इनका। मानस, आपने एक और अहम बात कही जो आप तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई
कानपुर कैंट में शहरी इलाका, अब आप बिठूर में आए ग्रामीण इलाका, थोड़े मुद्दे बदले भी हैं। एक अहम चीज जो है पहले 2 चरण के बाद वो है अगड़ा बनाम पिछड़ा। पिछली बार अगड़े और पिछड़े ने कदम ताल की थी, झोली भर के वोट दिए बीजेपी को। बीजेपी ने वो सोशल इंजीनियरिंग में सफलता पाई। उस सोशल इंजीनियरिंग में क्या सेंधमारी होती दिख रही है? क्योंकि उसी में खबर छिपी हुई है। देखिए, निश्चित जी बिल्कुल, आप संदीप जी एकदम सही बात की। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी ये दावा करती है कि मुस्लिम उसके साथ हैं और पिछड़े भी उसके साथ है तो हम सरकार में डालेंगे, वैसे ही बीजेपी को भी लगता है कि सारे सवर्ण तो उसके हैं, अगर पिछड़ा भी साथ में जाएगा तो हमारी सरकार बन जाएगी। और ठीक है, ऐसा ही मायावती को भी लगता है कि ब्राह्मण दलित वोट बैंक तो उनके साथ है, अगर इसमें थोड़ा सा ब्राह्मण भी शिफ्ट हो जाएगा, कुछ पिछड़ा भी आ जाएगा तो हम सरकार में डालेंगे। यानी जो केंद्र में है, जिसपे सबकी नजरें हैं, वो है पिछड़ा वोट बैंक। तो सारी जो कोशिश रस्साकशी है वो इसी लिहाज से हो रही है। और ये एक बड़ा प्रयास है सभी सियासी दलों की तरफ से कि वो इस तरीके से जातीय समीकरणों को फिट कर दे कि जो वोट है वो उसके खाते में ज़्यादा आ जाए। और ये जैसे ही आप पश्चिम से निकल करके, खासतौर से जब आप इस इलाके से अवध से बढ़ते हैं और पूर्वांचल तक आप जाते हैं, तो वहाँ पर ये लड़ाई और तेज हो जाती है कि वहाँ पर जातीय गोलबंदी ज़्यादा है। और वहाँ पर जो जिस तरीके के समीकरण बैठाते हैं सियासी दल, उसमें पिछड़ा अपने आप केंद्र में आ जाता है। इसीलिए आप तो जो ये बहुरंगी गठबंधन बनाया है अखिलेश यादव, जिसका बड़ा डिंडोरा पीट रहे हैं, ये बहुरंगी जो गठबंधन है जिसमें अलग अलग जाति के जो स्थानीय नेता हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, उनको अपने पाले में लाने की जो कोशिश की है, क्या वो चिंता का सबब हो सकता है बीजेपी के लिए? निश्चित तौर पर चिंता का सबब हो सकता है, क्योंकि अगर हम एक नज़ीर के तौर पर अगर हम देख लें कि ओम प्रकाश राजभर पिछली बार साथ में थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन इस बार अगर समाजवादी पार्टी ने उनसे गठबंधन किया तो उनको पता है कि गाजीपुर और मऊ के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर वो पिछड़े वोट बैंक को अपने साथ ला सकते। इसीलिए आप देखेंगे कि बीते कुछ दिनों में चाहे स्वतंत्र देव हो या केशव प्रसाद मौर्य या इस तरीके से जो बड़े पिछड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी रैलियां या उनके जो जनसंपर्क अभियान है उनको उन इलाकों में ज्यादा तेज कर दिया है जहां पर पिछड़ा वोट बैंक। तो सोशल इंजीनियरिंग पर हमें निगाह डालनी पड़ेगी। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं, अशोक आप कन्नौज में हैं, जो ये इलाका है, जिन 59 सीटों की हम बात कर रहे हैं, इनमें से 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर यादव तय करते हैं कि भाई कौन जीतेगा। इन सीटों में 59 में से 49 सीटें जीत गई थी बीजेपी पिछली दफा। और मैं 28 की बात करूं तो दरअसल 2012 में यादव बहुल इलाके की 28 में से 26 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी। तो सामाजिक जो गठबंधन है, जो ये जातीय समीकरण है, उनका कितना बड़ा खेल होता दिख रहा है इस बार? क्या वो पलटा है 2017 से, या कुछ बदलाव भी देख रहे हैं आप जमीन पर? देखिए, दो चीजें हैं। जिस गठबंधन की आप बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा गठबंधन तैयार किया, बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे वो लोग, तो उस गठबंधन का जो पूरा असर है वो उत्तर प्रदेश की सिर्फ 2 से 3 चरणों में देखने को मिल रहा है। पहले चरण में जब जयंत चौधरी अखिलेश यादव के गठबंधन में है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का, तो वहां पर उस गठबंधन का असर देखने को मिला। दूसरा, जब ये लड़ाई पूर्वांचल की तरफ जाएगी तो पूर्वांचल के जो छोटे दलों के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है उसका एक प्रभाव वहां पर देखने को मिलेगा। आपने 2012 की बात की और ये कहा कि उस समय जो यादव बेल्ट थी, जो यादव बाहुल इलाके थे, वहां पर समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन इसके ठीक इतर आप अगर 2017 की बात कीजिए तो जो यादव बाहुल इलाके यानी जो 28 से 30 विधानसभा क्षेत्र है उसमें बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली और समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 6 सीटें ही उस वक्त शामिल हो पाई थी। उस वक्त एक बड़ी सेंधमारी बीजेपी के गठबंधन में। वही तो पूछ रहा हूं अशोक, 2017 रिपीट होता दिख रहा है या 2012 वाला खेल हो सकता है? संतुलित जी
देखिए अभी इसको कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि ये 17 रिपीट होगा या 12 की जैसे का घटनाक्रम हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सभी की तरफ से अपने समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले जब अखिलेश यादव ने अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि सभी वर्ग उनके साथ हैं। अब जो बुलडोजर है उसको एक प्रमुखता से एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। तो जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव आगे के चरणों की तरफ बढ़ेंगे, मुद्दे बदलते हुए नजर आएंगे, जो बयानबाजियां हैं वो पूरी तरह से बदलती हुई नजर आएंगी। आपको याद होगा कि इस थर्ड फेज के चुनाव के ठीक पहले जब बीजेपी के नेता मंच से संबोधन करते थे तो लगातार परिवारवाद का मुद्दा, तमंचावाद का मुद्दा, माफिया राज का मुद्दा इन्होंने बहुत प्रमुखता से उठाया। और इसकी दूसरी तरफ अगर आप जाइए तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में चाहे जो खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा उन्होंने प्रमुखता से उठाया। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, ये दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इनकी सरकार में भी लोग संतुलित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। तो अभी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मुद्दे परिवर्तित होते जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको जिस बूथ पर मौजूद हूं वहां की तस्वीर दिखाऊं कि अभी आप देखिए कि सुबह से अब लगातार जहां पर मैं जा रहा हूं वहां पर महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी इस बार मतदान के दौरान देखने को मिल रही है। हालांकि इसके पीछे एक बड़ा तर्क यह भी है कि सुबह महिलाएं कम निकल पाती हैं, घर के कामकाज में वो रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है एक बड़ी लाइन आपको लगभग हर बूथ पर, चूंकि इस वक्त मैं कन्नौज के ग्रामीण इलाके में मौजूद हूं, तो एक लंबी लंबी लाइन, बड़ी बड़ी लाइन महिलाओं की यहां पर देखने को मिलती है। और जो कुछ महिलाएं हैं आप देखिए कि एक ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी होती है संदीप की गांव में किस तरह से एक एक वोट कीमती होता है। शहरों की अपेक्षा गांव में ज्यादा मतदान देखने को मिलता है और इसीलिए कहा जाता है कि जिसने गांव पर जीत हासिल कर ली वो सरकार बनाने में सफल हो जाता है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रताप सिंह है, फौजी हूँ। आप फौजी हैं? यस। मुझे ये बताइए कि इस बार के चुनाव में आपको कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रमुख लग रहा है? सब बढ़िया है? सब बढ़िया है, सारे मुद्दे बढ़िया है। और क्या? नहीं, आपके जहन में क्या है? हमारी जहन की बात जो है वो सीक्रेट है। हाँ। सीक्रेट है? नहीं, सीक्रेट तो मतदान होता है, मुद्दे सीक्रेट नहीं होते। सब बढ़िया है भैया। मतदान भी सीक्रेट और मुद्दे भी सीक्रेट? हाँ, यही तो बात है। मतलब आप बताएंगे नहीं क्या मुद्दे हैं? हम क्या बताएंगे, आप सब जान रहे हो। देश की तरक्की क्या नहीं जाने? सबसे मेन है देश की तरक्की। और जो आज हमारे देश की स्थिति है, जो पोजीशन है, सब लोग, सारी दुनिया देख रही है कि हाँ इंडिया आज कहीं पे है। इससे पहले इंडिया का कौन समझता था? देश बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, आप मतदान के लिए जा रहे थे। अब संदीप कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ अगर वो बात करें। अम्मा क्या नाम है आपका? राम जानकी। ये बताइए कि आप वोट करने आई हैं, जहन में कुछ है? क्या चल रहा है दिमाग में? क्या मुद्दा है? किसके आधार पर वोट करेंगी? सीक्रेट है? बिल्कुल, कुछ और महिलाओं से बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी सिंह। मुझे बताइए कि इस बार आप लोग वोट करने आए हैं, जहन में क्या चल रहा है? किस आधार पर वोट कर रहे हैं? अपनी सुरक्षा और उसके लिए वोट कर रहे हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षा है, उसी के लिए वोट कर रहे हैं। महिला सुरक्षा दिमाग में चल रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ठीक है। मुझे बताइए कि आप वोट करने आई हैं, क्या चल रहा है जहन में, क्या मुद्दे हैं प्रमुख तौर पर? जी। सबसे अच्छा यही सुरक्षा, महिला सुरक्षा, आत्मनिर्भरता है। और योगी सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा और गर्ल्स के लिए सबसे बड़ा है। बस। और ये जो प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मेन सुरक्षा होनी चाहिए। स्कूटी से काम नहीं चलता है। मेन सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। सुरक्षा होनी चाहिए। जी। अम्मा क्या नाम है आपका? मनोरमा। आपने वोट डाला भी नहीं? अभी नहीं डाला। तो क्या चल रहा है जहन में, क्या मुद्दे हैं इस बार, किस आधार पर वोट करेंगी? अरे मुद्दे क्या, सब अच्छे रहे, क्या मुद्दे की, हमारा अपने शरीर अच्छा रहे, सब मतलब यही है। कुछ तो सोच के आई होंगी ना कि इस आधार पर वोट करेंगे? क्या सोच के आई? जो देश का भला करे उसी को वोट देना चाहिए। जो देश का भला करे उसको वोट करेंगे। और ये जो जात बिरादरी की बात होती है, ये जात बिरादरी कुछ नहीं है। जो अपना देश समझे, अपना भला करे, उसी को देना चाहिए। और जात बिरादरी की वजह से कुछ नहीं होती है, उसका कोई असर नहीं है। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था, देश के मुद्दे ज्यादा हावी होते दिख रहे हैं। अशोक अब रुकिएगा, थोड़ा विराम लगाइए, दूसरों को भी मौका दीजिए। अकेला सारा फुटेज थोड़ा खा जाएंगे आप। अभी प्रभाकर भी इंतजार कर रहे हैं, ऋषिकेश भी इंतजार कर रहे हैं, विमल भी इंतजार कर रहे हैं। ऋषिकेश, हाथरस में क्या कुछ हो रहा है? हाथरस में किन मुद्दों की गूंज है? देखिए,
संदीप जी देखिए, मैं सादाबाद हूं और सादाबाद एक अलग तरह की सीट है। रामवीर उपाध्याय बसपा से चुनाव जीते थे, इस बार बीजेपी के कोटे में हैं और जहां भी हम जाते हैं इस तरीके जब मतदाता मिलते हैं, जब पगड़ी और बड़ी मूछ होते हैं तो वो आपके मुरीद होते हैं, संस्थान का मुरीद होते हैं, लेकिन सरकार के भी मुरीद हैं। तो ये बातें स्पष्ट है। देखिए समीकरण, ये बताइए इस बार मुद्दे क्या है? मुद्दे साहब विकास के और इतना बढ़िया काम करे, रकूट आते और साहब खूब सम्मान निधि और सगत बढ़ो सुरक्षा जो दही का है योगी जी ने, वो सबसे बढ़िया दही, मतलब कोई गुंडा के दिन आए। किसान है मुद्दा इस बार? हाँ जी, किसान है सब। किसानों की लड़ाई मदद है, मदद करिए, किसानों की मदद करिए। तो ये सरकार जो बोलती है कि सरकार किसान के खिलाफ है, सब बकत है, सब बकत है। हमें मिल लो बकवास करते हैं, बकवास करते हैं। हाँ, सब बकवास। तो देखिए यहाँ पे कुछ और मतदाता है। भैया इस बार क्या है, चुनाव का मुद्दा क्या है? विकास है, बदलाव है? इस बार चुनाव का मुद्दा सबसे पहले बेरोजगारी खत्म करना है। युवा लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार है और अभी भी आपने देखा है, अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा कितना घोटाला हुआ है, कितना क्या खत्म हो गई। बिल्कुल खत्म तो करिए कि मजदूरों की आय झूठ बोल रही सरकार, मजदूर खुद फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, रोटी देता हुआ है। हाँ भैया। अरे बाबूजी, ज्या सरकार बढ़िया काम काहू ना करवाता तो है, जो जाने करो का है, मेरे काहू नेता ना तक करीब आया है। हाँ, खूब राशन दे रहे हैं और 3 पत्थर खत्म कर दी, राम मंदिर बनवा दो, देश मजबूत कर दो। काम ना कर पाता न कर पावा कोई जीवन में। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? इस बार चुनाव में क्या मुद्दा? विकास है, बदलाव है, किसान है, सब बदलाव हुई है। बदलाव हुई है, बदलाव है। क्या भैया वोट दे दिए तुम? दे दो भैया। क्या है इस बार, विकास का मुद्दा है या बदलाव का मुद्दा? चुना है भैया, कोई काम धंधा तो ना, खामा खाम बैठे रहते हैं, कहने मतलब है सब काम मारो। सरकार तो कहती है यार ये फटे चिथड़े कपड़े गरीब मजलूम के लिए तो मुफ्त अनाज दे रही है, मुफ्त अनाज दे रहे हैं, कह देना सिलेंडर, आदमी मस्त कह देना खा लेगा। 5 किलो अगर बाइक चांस में मिल जाए कितने ना खा लेगा, ज्यादा 2 ना 3 दिन बात जी तो शुरू तो चली जा रही है। जो तो रोज मिलो तो राशन पानी, तो जब भी मिलो रब भी मिल रहा है राशन पानी, तो बच्चे मुक्ति की चीज क्या है? क्या बाबा, क्या मुद्दा है इस बार? सरकार कैसा काम कर रही है? मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? वोट दे के आ गए आप। विकास है, बदलाव है, किसान है, बेरोजगारी है, महंगाई है, हमें कैसे सुनना है? नहीं कुछ पता है क्या भैया? ठीक है, अलग अलग हमें आवाजें सुनाई दे रही है। एक मिनट ऋषिकेश, अब महंगाई बहुत। प्रभाकर, आप जिस इलाके में अभी आपने अपनी जगह बदली है, आप सफाई में हैं लगातार, एक चीज बताइए, जो तमाम सहयोगियों से जो मैं बात कर रहा हूं, महिलाओं में एक सुरक्षा को लेकर एक अच्छी खासी गूंज सुनाई दी है कि सुरक्षा उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। युवाओं में जो आवाज आ रही है वो है बेरोजगारी की, उसके अलावा राष्ट्रवाद का पुट भी आ रहा है। हमने महिलाओं की बड़ी बात की है, युवा जो हैं, क्या जाति हावी हो रही है युवा पर, या जाति का बंधन तोड़कर वो दरअसल मुद्दों की बात करते दिखाई दिए? संदीप, एक अपने यहाँ कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी। प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक इलाके पर लोगों के मुद्दे बदल जा रहे हैं और भारतीय लोकतंत्र में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सांड भी कभी कोई मुद्दा होगा। सैफई में, जसवंत नगर में सांड भी एक मुद्दा है। और संदीप, मैं इसको ऐसे कहूं कि दरअसल जिसको समर्थन करना है, समर्थन करने वाले समर्थन कर रहे हैं, वोट देने वाले दे रहे हैं, लेकिन तर्क गढ़ ले रहे हैं कि हमारे लिए मुद्दा ये है। एक बात और, आपने ही एक क्वाइन किया है, टर्म क्वाइन किया है, लाभार्थी एक जाति एक विकसित की हुई है बीजेपी की सरकार में। आपको याद ये भी होगा कि यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ, वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर इटावा सदर है और वहाँ की बीजेपी विधायक है सरिता भदौरिया। उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि वो जो लाभार्थी क्लास है, उन्होंने कहा कि गल्ला खा गए, पैसे ले लेते हैं, नमस्कार नहीं लेते। उस पीड़ा को समझने की जरूरत है। वो पीड़ा आज कायम है। मैं जहां हूं, लोगों से बात करता हूं, अलग अलग मसले हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक सुर में युवाओं में एक बात हुई है कि उन्हें इस बात से नाराजगी है कि बार बार हम एक ही मसले पर, मंदिर मस्जिद पर बात नहीं कर सकते। रोजगार भी एक मुद्दा है। हमारे साथ कई लोग हैं। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव? सर, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये कि एम्प्लॉयमेंट। सर, कोई भी देश एम्प्लॉयमेंट के बगैर चल ही नहीं सकता सर। और सर, एक चीज बहुत गंदी है मोदी सरकार में और योगी सरकार में, सर, हिंदू मुस्लिम
सर मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ सर, मैं SC में भी रहा हूँ, ST में भी रहा हूँ और यादव में भी रहा हूँ, चमारों में भी रहा हूँ। तो सर अगर जात के नाम पे हम अगर देश को बांट देंगे तो सर हमारा देश कहाँ स्टेब्लिश करेगा सर। आज जो मोदी जी इतने बड़े प्रधानमंत्री बनते हैं, मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि हंगर इंडेक्स में इंडिया इतना पीछे क्यों है, क्यों इतना पीछे? संदीप, ये युवाओं की आवाज है, आपसे भी पूछूंगा क्या मुद्दा है? आज वोट किया आपने, क्या मुद्दा है? सर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का मुद्दा है सर, अन्न पशुओं का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जो है जैसे जो है केंद्र सरकार में लगभग 44 लाख लगभग पद खाली हैं, और उसके बाद राज्य सरकार में लगभग 11 लाख पद खाली हैं। और इन्होंने जो परीक्षाएं कराई, जो टेट की कराने के बाद जो है फिर उसके बाद अब इन्होंने एक बार टेट की उसको रद्द किया गया, फिर उसके बाद पेपर कराया गया जो है, अब उसके बाद इनकी सरकार ही चली गई है। अब उसको जो है वैसे लटका रहे हैं हर बार जो है। और जब यही होता है केंद्र के भी पास जो रेलवे की जो वैकेंसी आई हैं, अभी उसको जो है 1,33,000 NTPC की जो वैकेंसी है, अभी तक उसको जो है एक बार आया तो उसका फिर से जो है आंसर की जो है गलत दे दिए, फिर उसके बाद उसमें जो है फिर से रिवाइज आंसर के लिए 4 माह तक टाइम लिए हैं। और उसके बाद उसमें भी एक बच्चे को लगभग 4-4, 5-5 जगह जो उनका नाम आया। संदीप, ये मुद्दा है, ये आवाज है, युवाओं की आवाज है। युवाओं के मुंह से युवाओं का दर्द जब हम सुनते हैं तो लगता है कि यही मुद्दे हैं और इस मसले पर बात होनी चाहिए। क्या मुद्दा है आज? प्रभाकर, रोक रहा हूं, थोड़ा सा ब्रेक के लिए भी जाना है, पर विमल खड़े हुए हैं। तो ये जो MY फैक्टर है, पहले वो मुस्लिम यादव फैक्टर की बड़ी बात होती थी, पर दरअसल क्या महिला और युवा तय करेंगे कि चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा? एटा में युवा और महिला, मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं विमल, जो आपने युवाओं से बात की, महिलाओं से बात की, उनके मुद्दे क्या हैं इस बार? अरे इधर आइए। देखिए, जहां तक मुद्दों की बात है तो वाकई चाहे युवा हो, युवा के लिए शिक्षा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। दूसरी तरफ जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए उनका व्यापार मुद्दा है और सुरक्षा मुद्दा है। तीसरी तरफ जो किसान है, गांव के लोग हैं, उनके लिए छुट्टा पशु मुद्दा। तो यानी कि मुद्दे तो बहुत है, लेकिन जब बात करो तो 2 ही मुद्दों पर बात होती है। एक बदलाव की बात करता है, एक राष्ट्र के नाम और विकास के नाम पर वोट देने की बात कहता है। तो तब जब वोट देने की बात आती है तब 2 मुद्दे आकर टिक जाते हैं। लेकिन वैसे हर किसी के लिए एक अलग मुद्दा है, हर किसी की अपनी अलग परेशानी। खासकर बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों के लिए मुद्दा है स्वास्थ्य सेवा, क्योंकि कोरोना में देखा था, जब कोरोना का डेल्टा वेरिएंट आया था तब उत्तर प्रदेश का पूरे देश में क्या हालात थे, तो उसको लेकर भी लोगों में खासी नाराजगी थी। तो वो मुद्दा भी कई लोगों के लिए दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन दूसरी तरफ एक जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये थोड़ी सी निराशाजनक तस्वीर है। ये एटा सदर का ये पोलिंग बूथ है और यहाँ पर भी कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। जैसी तस्वीर हमने मारहरा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में देखी थी, वहां पर भी इक्का दुक्का लोग आ रहे थे। और 12 बजे तक के अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 30% यहाँ पर वोट पड़ा है। एटा की जो सदर विधानसभा क्षेत्र है वहां पर 30% वोट पड़ा है और फिलहाल अभी भी कोई ज्यादा तस्वीर नहीं बदली, अभी भी गिने चुने लोग ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो तमाम अपील की गई है, चुनाव आयोग भी लगातार अपील करता है कि लोग जो हैं वो वोट देने के लिए घरों से बाहर निकलें। एटा में ग्रामीण इलाकों में ये दिलचस्प है, थोड़ा सरप्राइजिंग भी है कि उत्साह वैसा नहीं दिख रहा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में लोग बढ़ चढ़कर मतदान करते दिख रहे हैं। बुंदेलखंड तो लीड ले रहा है। तो हम न्यूज 24 की तरफ से फिर से आपसे अपील करना चाहेंगे, जो 16 जिलों की 59 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान हो रहा है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, और पंजाब में जो सभी 117 सीटों पर मतदान हो रहा है, मतदान जरूर कीजिए, बटन जरूर दबाइए। ये आपका हक ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।